जय जय राजस्थान, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के गुस्से की। राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभावित आर्थिक संकट के कारण देश में आंतरिक विद्रोह का माहौल बन रहा है और आगे लोगों को और गुस्सा देखने को मिलेगा। गुस्से को दबाने के लिए सरकार इमरजेंसी लगा सकती है और देश में इमरजेंसी का दावा करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि जनता को पता है कि चुनावी व्यवस्था में धांधली हो रही है। आर्थिक दबाव और गरीबी के कारण जनता में गुस्सा आ गया है। अब ये हो सकता है कि जनता के दबाव को ये दबाने की कोशिश करे और इमरजेंसी जैसी चीज ला दे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में थी और अब ये इनके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी में गुस्सा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी डर फैलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बता दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता अर्थव्यवस्था को और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में मनगढ़ंत दावे करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि असली संस्थागत पतन तो कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वंशवादी राजनीति और आंतरिक लोकतंत्र की कमी को लेकर के असंतोष बढ़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ईरान युद्ध से उपजे हालात का मुकाबला करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। आर्थिक और रणनीति संकेतों का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत अपनी हिफाजत करने में सक्षम है। साथ ही राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो डरे ना और इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है। क्या राहुल का दावा सही है या फिर वो डर बेच रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी हताश है और ये कितना सही है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम करेंगे प्राइम टाइम डिबेट। तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और आशंका जताई है कि स्थिति इनके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। ये संभाल नहीं पा रहे चीजों को, लेकिन इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस बीच सवाल कई बड़े हैं कि क्या सच में राहुल गांधी हताश है या बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, जिसका हर बार आरोप लगाया जाता है बीजेपी की ओर से। तो राहुल के बयान पर बीजेपी में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने बताया है कांग्रेस को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी को बताया है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी डर बेच रहे हैं, यानी कि आम जनता में डर का आलम राहुल गांधी फैला रहे हैं। यह कहना है बीजेपी का। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्णवीर सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर हमारी प्राइम टाइम डिबेट पे। सबसे पहले मैं ईश भारद्वाज जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। कई बार आप हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में शामिल हो चुके हैं, एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगी। राहुल गांधी का बयान, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, डर बेच रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? वैश्विक अनिश्चितता का जो माहौल चल रहा है उसमें अगर हम राहुल गांधी जी के बयान को देखें, उनके बयान से लगता है कि उनको देश की चिंता है। अच्छी बात है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उस बयान को अब कितनी मजबूती से वो रख पा रहे हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी पूरे विश्व में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में अगर हमारे देश में भी उसका थोड़ा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
अब इसमें सिर्फ सरकार को दोष देना, इमरजेंसी जैसी बातें करना, वो मैं नहीं समझता सही है, क्योंकि इमरजेंसी के कोई माहौल अभी हालात नहीं है। इमरजेंसी जो लगती है वो माहौल और हालात अलग होते हैं। अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा देखिए, पेट्रोल डीजल का जो स्थिति जो स्थिति चल रही है वर्ल्ड के अंदर, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जो चल रहा है हमारे युद्ध देश बाहर, जो युद्ध चल रहा है चारों तरफ, अब उसका फर्क हमारे देश पे पड़ना तो निश्चित है, और वो निश्चित पड़ेगा फर्क। लेकिन अब हमारे देश में इमरजेंसी जैसे हालात का बयान देना, मोदी जी ने जो अभी थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि पेट्रोल डीजल में हम लोग बचत करें। देखिए, पेट्रोल डीजल का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी में पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही काफी कुछ हद तक डॉलर का इफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीजें उन चीजों के हिसाब से हैं। तो अब इमरजेंसी लगे, इमरजेंसी तो बहुत विषम परिस्थितियों में लगती है, तो इससे तो उल्टा देश की चिंता बढ़ती है और गलत मैसेज जाता है। आप तो ये सजेशन दीजिए कि जो हालात देश में चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इकोनॉमी की डूबेगी, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस इकोनॉमी को हम देश में कैसे बचाएं, हम देश को आर्थिक रूप से और मजबूत कैसे करें इस कंडीशन में। इस तरफ से इनको ये बयान ये देना चाहिए कि भाई हम ऐसा करें और हमारे पास ये आइडिया है, इनको सरकार यूज करे। क्योंकि देखिए, जब चारों तरफ स्थिति खराब होती है ना, अब सुनामी का अगर माहौल चारों तरफ बना हुआ है, उस सुनामी के माहौल में जो हमारा जहाज अगर समुद्र के अंदर चल रहा है ना, जो हमारा देश रूपी जहाज है, और सुनामी चारों तरफ चल रही है, तो सुनामी जो आ रही है ना, उसमें उस जहाज के कैप्टन का तो मैं नहीं समझता कि कोई रोल है। कैप्टन का तो रोल इतना है कि वो कैप्टन सुनामी से कैसे मुकाबला करेगा, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, सब चीजों को मैनेज किया जा रहा है। और देश में देखो थोड़ा परेशानी आ सकती है और आ रही है, लेकिन अभी परेशानी दिख नहीं रही। आप देखिए, हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, कहीं पे 20%, कहीं पे 40% तेल के दाम बढ़ा दिए गए। हमारे देश में तेल के दाम कितने से बढ़े आप देखिए। और पिछले इतने टाइम में आप देखिए, देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बैंकों का एनपीए देखिए ऊपर आया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश हमारा मजबूत है। तो सुनामी आएगी, आर्थिक मंदी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अब तक के इतिहास की, तो ये मैं नहीं समझता कि इन स्टेटमेंटों का कोई मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं वाला मैसेज हम दे पाएंगे, या कोई इनका लॉजिक है, या ये ऑथेंटिक है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। ठीक है, आप नहीं मानते, आपने साफ तौर पर, आपकी बातों से भी यही लगा कि आप इनकार करते नजर भी आए हैं और आपने सहयोग की बात की है। मेरा अगला सवाल भी यही था कर्णवीर सिंह जी आपसे कि क्या आपको नहीं लगता है, जब बात देश की आती है, लगातार देखिए इस मुद्दे पे बहस हो चुकी है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो वैसे विपक्ष भी तो पूरे देश के है ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष देश में चलता है, तभी शायद देश की जो ये कार्यप्रणाली है वो आगे बढ़ती है। जब ये मौसम चल रहा है और मिडिल ईस्ट का संकट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, इस पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है कर्णवीर सिंह जी। तो ऐसे मौसम में पॉजिटिविटी फैलाने के बजाय राहुल गांधी डर का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं, इतने बड़े नेता होने के बावजूद? कर्णवीर सिंह जी। तुलसी जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए, बीजेपी जिस बात को डराने का नाम दे रही है, विपक्ष वो काम सरकार को आईना दिखाने का कर रहा है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो देश की जनता की आवाज है, प्रोपोगंडा नहीं है। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप किसी सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और वहां कुछ संकेतक लगे हुए हैं, उन संकेतकों पे लिखा हुआ है कि गाड़ी धीरे चलानी है, आगे मोड़ है, आगे संकट है, रास्ता सकरा है। यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब गाड़ी का ड्राइवर देखना ही नहीं चाहता कि आगे क्या लिखा हुआ है, किस तरह की कठिनाई आने वाली है, वो तो केवल अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है। ये बताना चाहते हैं राजनीतिक आर्थिक संकट जिस तरीके का देश में आने वाला है, उसका गवाह देश की महंगाई दे रही है, 60% से ऊपर है। टमाटर के भाव देखिए, दाल के भाव 150 पार कर चुके हैं, युवाओं की बेरोजगारी का उच्चतम स्तर है 45 साल के अंदर। रुपया की तो आप बात मत कीजिए, कहां रुपया पहुंच चुका है। आज देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री पहले रुपए को गिरने को चढ़ने को देश की साख से जुड़ा करता था, आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी डर फैला रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर 6 लाख यूनिट बंद हो चुकी है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप देश को रसातल में ले जाने की ओर हो। आप बताइए, आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ का सरप्लस सरकार ले चुकी है, ये सब राहुल गांधी जी बता रहे हो, सरकारी आंकड़े। अब इसको ही अगर आप कहते हैं कि डर फैला रहे हैं, तो ऐसा डर फैलाना चाहिए साहब, ये तो देश नहीं, कर्णवीर सिंह जी, देखिए आपकी पूरी बातों से जो आपने बात कही, मैं आपको रुकूंगी, फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। आपने जो बातें कही बिल्कुल सही है कि लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि आगे गड्ढा है, आगे यहाँ से ऐसे मोड़ है, आपने सबसे बात कही। देखिए,
आगाह करने में यानी कि डिस्क्लेमर जारी करने में और सीधा ये बोल देने में कि अरे नहीं अब तो चीजें खत्म है, दोनों में फर्क होता है। तो अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो वही लग रहा है जी। मैं आपकी बात को कंक्लूड कर देता हूँ। इस देश के अंदर विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, सरकार को उसकी कमियां बताना, और जो सरकार चाहते हुए नहीं देखना चाहती उन सब चीजों को देश के पटल पे रखना। राहुल गांधी जी जब से मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध की शुरुआत हुई है वो तो चाह रहे हैं कि ये विदेश नीति के ऊपर, आपके पैमानों के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर आप चर्चा कर लीजिए, एक ज्वाइंट सेशन रख लीजिए, पार्लियामेंट में आ जाइए, कहीं तो अगर आप बात तो करिए विपक्ष से, चर्चा कर लीजिए ना। कहाँ मतलब है, आप सेशन बुला लीजिए, क्या पहले सेशन बुलाए नहीं गए, इसमें तो सेशन बुला लीजिए। जब देश पे संकट है तब आप छोड़ दीजिए ना चुनाव, कहाँ दिक्कत है। पर नरेंद्र मोदी जी को फुर्सत है बंगाल के अंदर जाकर प्रचार करने की, मीट मछली पे बात करने की, दूसरी तमाम तरह पे बात करने की। एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से बात कर रहा है और वहां पर वो डिस्क्लेमर जारी कर रहा है कि आप गर्मी का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा पिए। अरे भाई साहब, देश के हालात देखिए आप, किस तरह के देश के हालात हो चुके हैं। अमेरिका से आप तेल क्यों खरीद रहे हैं, उसका क्यों कहना मान रहे हैं, उनकी किसी भी बात पर आप मुझे बता दिए, जब से जो मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध शुरू हुआ है, किसी बात पर अमेरिका की किसी डायलॉग के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कोई डायलॉग दिया हो तो बता दीजिए। अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे, उनसे पूछ लेते कि रूस से तेल खरीदे या नहीं खरीदे, कम से कम देश को अच्छा तेल दे दीजिए। और ईद भारद्वाज जी कह रहे थे कि पूरे मिडिल ईस्ट में कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। अरे साहब, हम दूसरे पड़ोसी देशों की अपेक्षाकृत कम बढ़ा रहे हैं, आप पहले ही बहुत बढ़ा चुके हैं साहब। जब देश के अंदर 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है, अब और क्या 500 ले जाना चाहते हो क्या? देश की जनता को मारना चाहते हो क्या? युवाओं को मारना चाहते हो, आदिवासियों को मारना चाहते हो? आप देखिए कमर्शियल सिलेंडर के भाव देखिए, रसोई गैस के भाव देखिए, और ऊपर से आप यही कह रहे हैं कि जनता कर रही है ना। जब उद्योगपतियों के लोन माफ हो सकते हैं, उनके लिए विशेष पैकेज रिलीज हो सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं हो सकता? सरकार सकते होश में आए और स्पेशल रिलीफ जारी करे कि गरीब लोगों को गैस भी मिलेगा, सब्सिडाइज पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा। ये किस लिए? हम वेलफेयर स्टेट है, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए काम कीजिए। आप तो अपनी विदेश यात्राओं से, विदेश की, मैं आप पूछ रहा हूँ कितनी यात्राएं कर ली मोदी जी ने, किसी एक यात्रा का सारांश और उसका डिस्क्लेमर उन्होंने जारी किया कि हमने इस देश के अंदर यात्रा करते इस तरह के सौदे या इस तरह की जो राहत है वो देश के लिए तैयार किए, कहीं तो कोई बात कीजिए। बार बार जब विपक्ष आपको आईना दिखाने की कोशिश करता है तो कहते हैं प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा नहीं है साहब, ये देश की हकीकत है जो देश एलओपी ने देश के सामने रखी है। वो तो आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप और भयानक माहौल में जाने वाले हैं। देश के लोगों को बता रहे हैं कि राजा सनक के ऊपर सनक सवार हो चुकी है, वो देख नहीं रहे हैं कि देश के हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। जी तुलसी जी, आपकी बात, आपकी जो सवाल है उसमें मेरे भी कुछ सवाल है। मैं वीरेंद्र शर्मा जी से जरूर सवाल लेना चाहूंगी इस पे। वीरेंद्र जी, आपने कर्णवीर सिंह जी को भी सुना, और इस बीच मेरा एक सवाल यही है आपसे कि जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, बात रख रहे हैं, विपक्ष होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बात रखने का अधिकार उनके पास है, और महंगाई तो बढ़ रही है ना, बीजेपी फिर से क्यों प्रोपेगेंडा बता रही है? महंगाई तो बढ़ी है, पूरे मई का महीना आप उठा के देख लीजिए, 3 रुपए से शुरुआत हुई थी, 50 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 81 पैसे, 90 पैसे ऐसे बढ़ोतरी हुई है, और कमर्शियल सिलेंडर में 50 रुपए 53 पैसे की जो आखिरी बढ़ोतरी हुई है, तो उससे आपको नहीं लगता कि महंगाई अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ेगी? कीमतें ईंधन की बढ़ रही है। 1500 रुपए बढ़े कमर्शियल सिलेंडर में जी, 1500 रुपए बढ़े कमर्शियल सिलेंडर में, 3000 से ऊपर का बिक रहा है। अभी 3000 से ऊपर हुआ है, लेकिन जो लास्ट बढ़ोतरी हुई है वो 50 पैसे और 50 रुपए। 1500 मैडम, 1500 रुपए। मैं अभी रिसेंट की बात कर रही हूँ, टोटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कर्णवीर सिंह जी, मैं टोटल की बात नहीं कर रही हूँ। जी वीरेंद्र जी, जवाब देखिए तुलसी जी, मैंने दोनों हमारे जो विशेषज्ञ ईश भारद्वाज जी और मेरे मित्र कर्णवीर सिंह जी, उनको बड़ी तल्लीनता से सुना। उनकी एक बड़ी वो थी कि विपक्ष की बात को सुनी नहीं जाती, लेकिन मैंने आपके चैनल पे भी सुना, और संसद में भी ठीक इसी प्रकार का माहौल होता है कि विपक्ष की सभी बातों को सुना जाता है, लेकिन विपक्ष के नेता जब संसद सत्र चालू होता तो विदेश भाग जाते हैं, तो उसका तो कोई इलाज संसद के पास भी नहीं है और जनता के पास भी नहीं। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक विपक्ष का नेता है जो अपनी 99 हार से बौखलाया हुआ है। और हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है कि हल्दी की गांठ जब हाथ लग जाती है ना चूहे को, तो अपने आप को पंसारी समझने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति राहुल गांधी की है। क्यों है? उनका एक बयान था आज कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट से आने लगी है,
आप समझिए इस देश की व्यवस्था है 1947 से, जब से देश आजाद हुआ था तब से कि विपक्ष के नेता के पास सरकार की रिपोर्टें जाती है, लेकिन वो उसे किस संदर्भ में कह रहे हैं आप समझ सकते हैं कि चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ मिलने से पंसारी अपने आप को समझने लग गया। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी प्रार्थना है कांग्रेस पार्टी के मित्र से भी वो अपनी पार्टी को जाके समझाए कि विपक्ष का नेता एक लोकतांत्रिक अधिकार वाला व्यक्ति होता है, एक बहुत बड़ा पद होता है विपक्ष का नेता होना भी, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों की होती है। तो अपनी जिम्मेदारी का उसी प्रकार निर्वहन करे, इस प्रकार की बयानबाजी ना करे कि मेरे पास सब रिपोर्ट से आती है मेरे पास। अरे भाई ये तो हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है, सभी रिपोर्ट से आएगी, लेकिन इसका मतलब यह हुआ है कि आपका जो व्यक्ति जिसने आपने जिसको विपक्ष का नेता बनाया वो उस लायक नहीं है, वो उन रिपोर्टों को सार्वजनिक करना चाह रहा है, वो आम लोगों को बता रहा है मेरे पास सब रिपोर्टें हैं, विदेशियों को बता रहा है कि मेरे पास सब रिपोर्टें हैं, यानी मेरे से ले लीजिए मैं देने को तैयार हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व है इस देश में जिनकी राजनीति के बारे में मेरे से ज्यादा तो शायद कांग्रेसी लोग जानकार होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है, 2012-13 में कहा जब इनकी सरकार थी। उसके बाद में वो कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र पे भी विदेशों में जाकर टिप्पणियां करते हैं, फिर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्रीय नहीं है, कभी कहते हैं मोदी सरनेम को लेकर कभी बड़ा बाउंडर करते हैं और कभी कह देते हैं गद्दार हैं। अरे भैया आप उनके किस किस शब्द की बात करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है तो पहले रूप में अगर कांग्रेस चाहती है कि वह इस देश में उसका नाम रहे या वह जिंदा रहे, वास्तविकता तो यही है, क्योंकि कांग्रेस तो लुप्त होती जा रही है। किसी भी राज्य में उनकी सरकार कितने राज्यों में बची, एक या दो बस, वो भी जल्दी लुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान के आवाम के साथ, हिंदुस्तान की आम जनता में अभी भी अपना विश्वास कायम रखना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी को हटाकर किसी एक मजबूत व्यक्ति, करणवीर सिंह जी जैसे मजबूत व्यक्तियों को अगर विपक्ष का नेता बना दिया जाए तो मैं समझता हूं अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मेरे मित्र ने कुछ बातें कही थी, तुलसी जी अगर आपकी इजाजत हो मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के बीच रखना चाहूंगा। जो ये कह रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था की बात, 2014 से 2015 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था केवल 106.57 लाख करोड़ थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 की बता रहा हूं 331.3 लाख करोड़ है, 3 गुना की वृद्धि कर दी है भारत की अर्थव्यवस्था में। दूसरा विषय देखिए, भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य व्यय यानी कि उनकी हेल्थ के ऊपर जो व्यय करते थे वह 2013-14 में 64.2% था, वह अब घटकर 22 और 23 में केवल 39.4% रह गया है। अब आप महंगाई की तुलना कर लीजिए, इनके समय में महंगाई की औसत वार्षिक दर 8% रहती थी। जब देश का एक बड़ा जिसे कहते हैं कि हमारा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था, उसके समय औसत आर्थिक औसत जो सकल जो हमारी महंगाई दर थी वह 8% और 12% तक पहुंच गई थी। भारतीय जनता पार्टी का चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक कभी भी 4.5% से ज्यादा की महंगाई दर भारत में नहीं हुई है। पूरा 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी का भी देख लीजिए, औसत तो 3.26% है औसत, और मैक्सिमम लेवल अगर कभी गया तो 4.5% से महंगाई दर कभी भी हमारी यहां नहीं बढ़ी। और याद कीजिए 70-80 के दशक में इन्हीं का शासन था कांग्रेस का, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए इनको बार बार याद आती है 26% की महंगाई दर बढ़ी थी करणवीर जी। लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं। और तीसरा विषय जो मैं कहना चाहूंगा, इन्हें समझना चाहिए कि भारत में इन 10 वर्षों में मोदी सरकार आने के बाद 37.8 करोड़ लोगों की गरीबी हमने दूर की है। किसके सूचकांक है? विश्व बैंक के और संयुक्त राष्ट्र संघ के सूचकांक है। और यही नहीं मित्र, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हम घर बैठे अन्न देते हैं, खाद्यान्न देते हैं, दाने देते हैं, उन सबके बाद। और आप स्थिति देखिए, अगर मैं एक एक विषय समझाना चाहूंगा, मेरे मित्र अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अमेरिका में पेट्रोल डीजल के भाव 50% बढ़े हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं तो भारत में रहना चाहता हूँ, भारत की स्थिति बताना चाहता हूँ। ये भी बता दीजिए पूरी बात सुनिए, बीच में नहीं, मैं नहीं बोल आपने बीच में बात कैसे, मेरा एक सवाल और जोड़ रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोला हूं, सवाल जोड़ रहा हूं, आप देखिए आप गर्व के साथ कहिए कि आज भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अगर कहीं पे है, देखिए करणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी गर्व के साथ कहिए कि सबसे बड़े हाईवे टनल अगर कहिए, ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, सवाल जोड़ दीजिए।
तुलसी जी एक बात ठीक है, मैं कहूंगा, ठीक है, अगर वीरेंद्र मोदी शर्मा जी चालीसा मत देखिए सुनाइए, देखिए मोदी चालीसा मत सुनाइए, मुद्दों पे बात कीजिए। वीरेंद्र शर्मा जी, कहीं पे है तो वो ठीक है, भारत में है। वीरेंद्र और शर्मा जी इसीलिए देखिए बात देखिए कीजिए। देखिए जिस मैं तरीके नहीं से कह आप रहा, चीजें, तुलसी जी पूरे क्यों नहीं खरीदा मूडीज जा कह रहा? रहे हैं, पूरे विश्व के अर्थशास्त्री कह रहे हैं ठीक कि है, भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती वीरेंद्र हुई है, शर्मा जी मेरा बात तो एक ही सुनिए, सवाल और है भारत कि में अपनी रूस से तेल डोमेस्टिक क्यों नहीं अर्थव्यवस्था खरीदा जा के रहा? साथ वीरेंद्र मजबूती शर्मा के जी साथ बात आगे सुनिए, बढ़ रहा वीरेंद्र है। शर्मा जी देखिए जिस जी तरीके से आप मेरा चीजें तो गिना एक रहे ही हैं, सवाल हाँ है, मैं करणवीर जोड़ सिंह देता जी मैं हूँ, आपके रूस से पास तेल क्यों आऊंगी, नहीं खरीदा जा रहा? करणवीर सिंह जी मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए वीरेंद्र शर्मा जी आपने मुद्दे गिनाए, आपने बोला कि विकास हो रहा है, हाईवे है, ये है, वो सब तमाम चीजें एक्सेप्टेबल है वीरेंद्र शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से ये महंगाई की मार पड़ी है आम जनता पर, उसे आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लगातार मैं अभी तुलसी 100 जी, रुपए से ज्यादा तुलसी का जी दाम मैंने हुआ तो है और समझाया राहुल है, गांधी के बयान को तुलसी फिर जी आप मैंने तो प्रोपेगेंडा आपके बता रहे चैनल हैं। पे भी समझाया और मैं पुनः चुनौती दे दूंगा, चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पे, कोई भी बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री आप ले आइए, विशेषज्ञ ले आए, देखिए अगर वो मेरी लाने की बात को जरूरत नहीं नकार है दे वीरेंद्र कि शर्मा जी, भारत में अर्थशास्त्री नकार अपना देता हूँ। बयान सरकार देते आने रहते हैं के समय बाद समय मैं नकार पर। देता हूँ, 4% से क्या अधिक करेगा महंगाई दर अर्थशास्त्री? कभी नहीं बढ़ी है। वीरेंद्र शर्मा जी कभी देखिए, राजनीति का ही 4.5% से अधिक की महंगाई दर कभी वीरेंद्र भी नहीं शर्मा जी बढ़ी है। आपको पता है गर्व के अर्थशास्त्री साथ समय कहता समय हूं, पर गर्व अपना के बयान साथ देते रहते हैं, और उन्हें पूरे जरूरत नहीं है पॉइंट और यहाँ आने डाटा की। के साथ कहता हूं, चुनौती देते हुए कहता हूं। देखिए मैं बार बार वही बोल रही हूँ, अर्थशास्त्री अपना बयान देते रहते और कई बार लगातार जो डॉलर और रुपए की स्थिति बनी हुई है उस पर वो अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। जी कर्णवीर जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं है, एक राजनीतिक के विद्यार्थी होते हुए मैं ही बता देता हूँ आपने क्या किया है। इन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ये है, 3 गुना बढ़ा दी। तुलसी जी, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, उस देश को ये कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। आप देखिए, आप देखिए करणवीर देश जी के यहाँ हालात क्या मात है। खा गए मेरे 80 मित्र, करोड़ यहाँ मात खा गए 80 आप। करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदा है, ये कह रहे हैं हमने अर्थव्यवस्था के 4 चांद लगा दिए। आपने 4 चांद लगाए हैं अडानी के, आपने 4 चांद लगाए हैं गौतम अडानी के, उनके ही लगाए हैं आपने। आपने ईडी की रेड भेजी है अनिल अग्रवाल के, आपने वेदांता को परेशान किया है अडानी के लिए। ये तमाम तरह की बातें हैं जो देश की मीडिया बता रही है, देश का आमजन बता रहा है, पर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता राहुल हूँ, गांधी ये नहीं बता रहे कर्णवीर क्या सिंह हुआ जी था? मैं आपसे बोलूंगी कि हम लगातार हर मुद्दे उठाते हैं, हर बात हम बताते हैं। जी राहुल बताइए। गांधी जी के ऊपर आपने बात की तो मैं एक मारवाड़ी में कहावत बता देता हूँ कि कागले के श्राप से ऊंट नहीं मरा करते। तो ये भी मान लीजिए, बीजेपी के कहने से राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो देश की चिंता करते आए हैं, करते रहेंगे। विपक्ष का काम है आईना दिखाना, अब आप उसको आईना नहीं देखना चाहते, आप तमाम तरीके से अपने मैया मिट्टू बनने के रहना चाहते हैं, तो ठीक है। मेरे मित्र सुन तो करणवीर जी, लीजिए, देश की अरे सुन तो चिंता लीजिए करने सर, से पहले आप तो बहुत कांग्रेस की अच्छे चिंता कर शालीन लीजिए। आदमी हैं, नन्याड़ना आ सुन चुके तो हैं, लीजिए, आप तो बहुत शालीन शपथ आदमी, लगाने शांति जा से रहे सुन हैं। रहे वाले आदमी हैं। अब आपकी बारी आएगी जवाब देने के लिए, तब आप अगल बगल जाकेंगे। मेरा तो एक ही सीधा सवाल है, रूस से भारत तेल क्यों नहीं खरीद रहा है? इतने साल तक हमारा उसके साथ दोस्ताना व्यवहार था। मेरा तो एक ही लाइन में आप उत्तर दे दीजिए, एक ही जवाब है आपसे कि रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा। इसके ऊपर मोदी मन की बात भी नहीं करते हैं, ना पेट्रोलियम मंत्री करते हैं, ना बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, ना बीजेपी के कोई अध्यक्ष करते हैं, ना सीएम पीएम, कोई नहीं करता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है जब रूस देने के लिए तैयार है? बोलिए वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए, पहली बात तो मैं, मेरे मित्र जो कह रहे थे कि राहुल गांधी की बात को सब सुनने के लिए तैयार है, देश सुन रहा है। मेरे मित्र, राहुल गांधी की बात तो आप लोग ही नहीं सुन रहे, जो 99 में हार करवा के और शतक लगाने जा रहा है हार की। अगर जनता उसकी सुनती तो वो हार का शतक नहीं लगा चुका होता, पहली बात। दूसरी विषय, तुलसी जी, बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कांग्रेस प्रवक्ताओं की। जब रशिया से भारत तेल खरीदता तो बोलते हैं रशिया से क्यों खरीद रहे हैं, अमेरिका क्यों से नहीं क्यों खरीद रहा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अरे पूरी बात सुनिए ना, घुमाइए। फिर वही गोल हमारे गोल यहाँ मत कहावत घुमाइए। है ना, तेल गरम होने दीजिए, पकौड़ी मत बनिए प्लीज। आप मेरे प्रिय मित्र है, बहुत प्रिय मित्र है, मैं तो चाहता हूँ आप विपक्ष के नेता बने। तो आपकी जो सहनशीलता है और जो विशेषज्ञता है वो दर्शाती है कि राहुल गांधी की जगह आपको होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, आपको जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा मेरे मित्र कि राहुल गांधी जी को हटाइए, जिससे कांग्रेस की सही स्थिति हो। नहीं तो जो देश में सिमटती जा रही है ना, जो देश में सिमटती जा रही है, केवल एक कर्नाटक और तेलंगाना में बचे हो। आपकी स्थिति को समझ लीजिए क्यों हुई है। तुलसी जी, इसका कारण समझिए। यह देश बार बार एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया हमें विपक्ष के रूप में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो इस देश को बरगलाने का काम करता हो, या जो इस देश में कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का काम करता हो, या इस देश में जो डीप फेक के फैलाने का काम करता हो। इन्होंने क्या किया, अमेरिका में जाकर ऐसे ऐसे लोगों से मिले कि कैसे भी करके भारत को अशांत करने का कार्य कीजिए।
लेकिन ठीक कच्चा है, तेल, लेकिन भारत में रूस, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उस पे क्योंकि बात भारत कीजिए। की जनता सब समझती है, उन्हें पता है क्रूड ऑयल पे कि बात विकास कीजिए। दर कैसे आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है, रोजगार का सृजन कैसे हो रहा है। अब मैं एक और आंकड़ा देना चाहूंगा, जब ये मेरे मित्र बोल ही रहे थे तो वीरेंद्र शर्मा 2004 जी, से मेरी बात शुरू 2014 हुई तक। थी, रूस अब से शांत तेल क्यों नहीं रखिएगा, खरीदा जा रूस का रहा है? आंकड़ा भी दे रहा हूं मेरे मित्र, रूस का आंकड़ा भी दे रहा हूं। अरे क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? 2004 से 2014 तक केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजन किया आपने, केवल 2.9 करोड़। शर्म आनी चाहिए आपको, जितने वोट मिले थे उतने तो कर देते। लेकिन 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 17.9 करोड़ लोगों का और फिर भी रोजगार सृजन 45 किया साल है। की रिकॉर्ड बेरोजगारी झेल रहे 17.9 थे। करोड़ लोगों फिर का भी ये रोजगार दिए 45 साल की हैं। लेकिन रिकॉर्ड फिर भी बेरोजगारी आपकी झेल समझ रहे नहीं थे। आएगी। 45 क्यों नहीं करोड़ की आएगी? 45 आप करोड़ समझिए तुलसी जी, 45 साल की इनके रिकॉर्ड समय जो बेरोजगारी झेल राष्ट्रीय रहे थे। राजमार्ग थे, जी इनके समय जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे, वीरेंद्र प्रतिदिन केवल शर्मा 3 जी, किलोमीटर, आपके इतने तमाम केवल प्रयासों के प्रतिदिन 3 बावजूद भी किलोमीटर बनते देश थे। में वही रिकॉर्ड राष्ट्रीय बेरोजगारी है राजमार्ग आज क्या 45 हो साल गया में। कि 35 किलोमीटर से ऊपर प्रतिदिन के राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए। ये कब होते हैं? ये जब होते हैं जब नीति और नियति सही होती है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर होती है, देश का जो शासन होता है वह देश के प्रति चिंतित होता है, तब होते हैं। यह नहीं कि केवल बैठ गए, अर्थशास्त्री को बना दिया साहब, अरे भैया अर्थशास्त्री को बना दिया, पूरे देश को डब्बे में डाल गया अर्थशास्त्री। उस अर्थशास्त्री की देने क्या क्या थी? एक आम व्यक्ति को बैंक की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाया था। आज प्रत्येक भारतीय का बैंक में अकाउंट है, जनधन योजना से माननीय नरेंद्र रूस पे मोदी आ जी की वजह जाइए, से है। तेल पे और आ उसी जाइए, के इधर उधर मत कारण आज घूमिए। विश्व का सबसे बड़ा रियल तुलसी जी, टाइम मेरे को नहीं सुन रहे, शायद आपकी सुन सिस्टम लेंगे। अगर कहीं है तो बोलिए भारत इनको, में। ठीक है। रोकिए, मैं मोदी समझता 40 हूं, पढ़ने लग अगर गए जिस हैं। प्रकार का कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इतनी तुलसी जी, ठीक है ठीक है मोदी ठीक है 40 वीरेंद्र पढ़ने शर्मा लगे, जी रोकिए इनको। बिल्कुल। इतनी देखिए आपकी चौबीस बातें मैं बच्चों सुन जनता रही का हूँ वीरेंद्र समय शर्मा खराब जी। हो रहा अभी है। मैं भारत का ईश भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगी मैं। ठीक है ठीक है मजबूत है। ठीक है, मैं ईश भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगी। आप दोनों को सुन रहे थे। ईश भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे एक सिंपल सा है। देखिए राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति वर्तमान की है वो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दोनों नेताओं को भी आपने सुना, ठीक है। तो क्या देश में जो स्थिति है राहुल गांधी और कांग्रेस उसका मुद्दा बनाना चाह रही है, बजाय इसके कि वो देश को और सरकार को समर्थन दे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि देश में कैसी भी परिस्थिति हो, राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ लेने का प्रयास करती हैं। ये बड़ा दुखद है। इमरजेंसी शब्द सही नहीं है देश के लिए। और मैं कुछ फैक्ट की बात करना चाहूंगा, जो फैक्ट हैं। अब देखिए, हमारे कांग्रेस के बंधु भी बैठे हैं, बीजेपी के बंधु भी बैठे हैं। मैं एक 3-4 चीजें बोलूंगा। आप तो ये बताइए कि हमारा जो देश है भारत, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है कि नहीं? पहली चीज, IFM में भारत की विकास दर 2025 और 26 में वैश्विक औसत से काफी ऊपर बताई गई है कि नहीं? भारत की DGP वृद्धि दर तिमाहियों में 7% के आसपास या उससे ऊपर रही है कि नहीं? ठीक है। और बैंकिंग क्षेत्र में NPA कई वर्षों के न्यूनतम स्तरों पर इस समय है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक पूंजीगत जो खर्च हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगातार पैसा खर्च हुआ है, देश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुआ है इस समय, जो देश में जो जाल बिछा हुआ है आप देख रहे हैं, वो पहले के मुकाबले अच्छा है कि नहीं? दूसरा, अब कुछ और फैक्ट पे बनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने कुछ बातें कही थी जब उनकी सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार है उसके बाद, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें शामिल थी। उन्होंने ये कहा था कि हम देश को नक्सलवाद मुक्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? ना था। उन्होंने कहा कि हम 370 धारा खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने करी। उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बनाया कि नहीं? उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक पे काम होगा, काम किया कि नहीं? जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ सुन तो लीजिए। मैं तो आपकी चीज जोड़ रहा हूँ, मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ। गांधी जी जो कह रहे हैं, आप तो सुन तो लीजिए। आप अपनी भूमिका भूल चुके हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं। इमरजेंसी के हालात कब मैं होते क्या हैं? कह रहा बताइए ना। हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बीजेपी के हालात कब प्रवक्ता, आप होते हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया है, हाई कोर्ट बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। पहले तो अपने चीजें दुरुस्त कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा बनाया, के आदेश किसके सुने सुन तो बनाया, लीजिए। किसके अरे सजेशन से बनाया, ये भारद्वाज जी, सोचने का विषय है। भारद्वाज जी सुन लीजिए। राम मंदिर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ा है, भाजपा के आदेश से नहीं बढ़ा है, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आपके कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट ये थे कि अगर ऐसा फैसला सुप्रीम छोड़ कोर्ट दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट मानेंगे, हमारे स्टेटमेंट मानेंगे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। में आप फैसला ला ही नहीं पाए। डिबेट ही क्यों कर रहे हैं जब कांग्रेस के स्टेटमेंट ही आपको मानने? तो नहीं नहीं नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन सुप्रीम उसके तथ्य के पीछे जाइए, आप तथ्य पेश तो आप बीजेपी की महिमा क्यों गा रहे हैं? आप अपना धर्म निभाइए ना। मैं आपको फैक्ट चीजें बता रहा हूँ। इमरजेंसी जैसे हालात जो शब्द है, और आपने बताया क्या आपके पास अगर देश के कुछ फैक्ट आ रहे हैं विपक्ष के नेता होने के नाते, तो क्या आप उनको सार्वजनिक करना सही है? क्या आप बताइए मेरे को। मुझे तो बता दीजिए, आने वाले खतरे से अगर देश को बचाया जा सकता है, देश को बताया जा सकता है कि ये आने वाला है, खतरा आने वाला है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आपके फोन में भी आजकल अगर तेज आंधी बारिश के अलार्म बज रहे हैं नहीं बज रहे, तो वो तो हम तो अलार्म बजा रहे हैं कि देश संकट में जाने वाला है। चलो रुक जाइए, हमारी कुछ नहीं है, सुन तो लीजिए, अरे सर मेरी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। जब इसरो के अंदर रॉकेट लॉन्च होता है तब भी आपकी व्यवस्था है, और जब रुपया 93,000 पहुंच जाता है तब आप नहीं मानेंगे कि हमारी व्यवस्था है। जब देश के अंदर महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है तब नहीं कहेंगे कि हमारी व्यवस्था है। जब देश का अब आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। 4.5% सुन तो लीजिए, मीठा मीठा खट्टा खट्टा तू नहीं चलेगा। सुन तो लीजिए, नरेंद्र मोदी 4.5% को या 12% महंगाई उसे कहेंगे जब क्रूड ऑयल के दाम 100 रुपए के अंदर, 100 रुपए डॉलर में हो, और देश की जनता 100 रुपए से ऊपर महंगाई के पेट्रोल डीजल के दाम चुका रही हो। महंगाई किसे कहेंगे? 40 रुपए से ऊपर के। सुन तो लीजिए, देखिए आप दोनों के पास मैं आऊंगी, आप दोनों को समय दूंगी। वीरेंद्र जी, कणवीर जी, ईश भारद्वाज जी को बोलने दीजिए, उनका समय मत लीजिए। के दाम महंगे जा रहे हैं, आपको महंगाई नहीं दिख रही है। देखिए वीरेंद्र शर्मा जी, आप दोनों से आग्रह है मेरा। आपको महंगाई नहीं दिख रही है। कणवीर जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले ईश भारद्वाज जी से जवाब ले ले। भाई साहब एक चीज बताइए, पहले ईश भारद्वाज जी, आप अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए। ईश भारद्वाज जी, अपनी बातों को पूरा कीजिए। ईश भारद्वाज जी बोलिए। तुलसी जी, मैं दोनों को प्रोत्साहन करना चाहूंगा। हाँ, देखिए मैं आप दोनों का रुख करूंगी। इस देश की विडंबना क्या है कि 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदा था भारत के आम नागरिक ने कांग्रेस के समय। सुनिए बात सुनिए। इसके बात कर रहे हैं। देखिए वीरेंद्र जी, आपकी जब आप विपक्ष में थे तो आपको भी अपना समय याद होगा कि जब एक थोड़ी सी महंगाई बढ़ती थी तो सड़क पे सिलेंडर लेके बैठ जाया करते थे आप लोग, ठीक है? अभी इस भारद्वाज जी को 1200 रुपए का सिलेंडर तो सर पे रखेंगे ना। अभी तक भारत में 1200 रुपए का घरेलू सिलेंडर नहीं हुआ है। देखिए सुनिए 3,000 का। वीरेंद्र जी बात समझिए, जब आपका कार्यकाल नहीं था, आपकी सरकार नहीं थी, तब महंगाई बढ़ने पे आप लोग विरोध करते थे और कांग्रेस उस समय कुछ नहीं बोलती थी। सड़क पर सिलेंडर रख करके आप लोगों ने विरोध किया है। अब पूरी बात करने दीजिए। ये कांग्रेस की गलती है, इनके पास लोग ही नहीं है, कैसे आएंगे सड़क पर? ठीक है, इनके पास लोग नहीं बचे, इनको जवाब दे दीजिए कणवीर जी। ये बाहर जिस प्रकार की उलूल जुलूल बातें करते हैं ना तुलसी जी, इसी कारण इनकी स्थिति हुई है कि लोग इनके साथ नहीं है। चलिए ठीक है, हार चुके हैं। ठीक है देखिए मेरे पास, ठीक है मेरे पास और भी, ठीक है छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए हुई कि जनता की बात को ये समझ नहीं पा रहे। ठीक है, जनता यहाँ पे जो बात करना चाहती है, जनता चाहती है विपक्ष का एक अच्छा नेता हो जो देश हित राष्ट्र हित की बात करे। देखिए वो नेता चुनना ना चुनना वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस किसको नेता बनाती है वो कांग्रेस का अपना मत है, अपना विचार है। बताइए भारद्वाज जी, आप बोलिए। बताइए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी। अभी आपने बोला, अभी ईश भारद्वाज जी आप बोलिए, अपनी बातों का पूरा कीजिए। मुझे अभी कणवीर जी के पास भी जाना। मुद्दा मैं देखिए, अगर बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते हैं, बेरोजगारी पे कांग्रेस बात करती है, अच्छी बात है। महंगाई पे बात करती है, अच्छी बात है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन देश टूट जाएगा जैसी भाषा राजनीतिक अतिशयोक्ति है कि नहीं, आप बताइए। विपक्ष का इतना बड़ा नेता जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, जो 140 करोड़ लोगों को नेतृत्व करने का सोचता है, और वो अगर ऐसा बोलेगा कि देश टूट जाएगा, ये शब्द तो हम समझता हूं कि मैं देश के विरोधियों के लिए दूंगा आपकी बात का भी जवाब। देश टूट जाएगा, दूंगा आपकी बात का भी जवाब, फिर उसके आप निंदा भी करना। ऐसे शब्द की उम्मीद तो लीजिए, मैं दूंगा आपकी जवाब। कणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, सवाल है मेरे पास, मैं आऊंगी आपके पास। सब चीजें हैं, लेकिन देखो उसके तथ्य में जाना जरूरी है कि महंगाई क्यों है। महंगाई स्थायी तो नहीं है ना, अस्थायी है।
अभी जब और तरफ 40%, 12 साल से तो स्थायी है साहब। महंगाई बढ़ गई है, अगर हमारे यहाँ पे 10 और 15% की महंगाई पड़ी है, तो देखिए जब चारों तरफ स्थितियां बिगड़ेंगी तो हमारे देश में भी उसका असर आएगा और ठीक उसका है। असर आम आदमी पे आता है। लेकिन मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि अभी जो डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है ना, उस स्तर पे नहीं बढ़ी है जिस स्तर पे बढ़ने की उम्मीदें थी, और जो अभी वैश्विक स्थिति बढ़ी हुई उस स्तर पे वो चीजें नहीं बढ़ी है। ठीक है, ठीक इसके है। लिए मैनेजमेंट अच्छा है। आगे क्या होगा अभी वक्त लगेगा, समय बिल्कुल। सब चीजें सामने आएंगी। हम्म। आप भी उसमें सहयोग करिए कि इन चीजों से कैसे हमको निपटा जाए, लेकिन इस डेटा को सार्वजनिक करना कि सब रिपोर्टें आ रही है, ये नहीं समझते कि लेकिन भैया इसका दूसरा ये पक्ष भी डेटा है ना ईश फर्क नहीं भारद्वाज जी बताता। डर क्यों रहे कि हैं नहीं सार्वजनिक नहीं, होने इसका से? दूसरा डर पक्ष क्यों भी तो रहे है हैं? ना देश ईश के सामने ही भारद्वाज तो जी बात कि आ रही अगर है। अगर उनके पास आप कोई पहले मौका है, किसी कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक उनके करना पास चाहते है। हैं, आप तो ये भी बताना चाहते हैं हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, आप तो देखिए आतंकवादियों को लाइव दिखाना चाहोगे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें सीक्रेट दिखाया होती था, है, देश का मामला इनके है। समय में तो दिखाया था। इनके उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या क्या किया बता था, रहा हूँ। पूरा देश जान रहा है मेरे ठीक मित्र। है, इंदिरा गांधी जी ने ठीक है, क्या ठीक क्या है, किया ठीक है, था, ठीक पूरा है, देश जान रहा है। ठीक है। देखिए आपके शिक्षा मंत्रियों ने क्या क्या किया था, पूरा देश जान चुका आपका इतिहास। ठीक है तुलसी करणवीर जी, जी, विदेश राहुल मंत्री सवाल ने गांधी क्या आपसे मेरा किया थे यही है। वहां अमेरिका और पाकिस्तान में सुन तो जाकर, लीजिए। देखिए मैंने वीरेंद्र पूरा शर्मा जी, इतिहास मैं देख आपके चुका पास देश। आऊंगी, फिर आप बोलिएगा, आपके पास मैं आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी मैं, ठीक है। करणवीर जी सवाल देखिए यही है इस समय, आयुष भारद्वाज को भी आपने सुना। देखिए सवाल सिंपल सा है कि अगर वो देश में किस आधार पे वो बोल रहे हैं कि इमरजेंसी लगने वाली है, बहुत बड़ा शब्द है ये, मैं शुरुआत से ही पूछना चाह रही थी और आयुष भारद्वाज जी ने इसका जिक्र कर भी दिया कि आखिर मतलब किस आधार पे ये बोल रहे हैं। और वो बच्चे तो है नहीं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, हर कोई वहां वरिष्ठ है, हर कोई अनुभवी है, अनुभवी नेता है, राजनेता है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि मंत्री रह चुके हैं, मंत्रालय संभाल चुके हैं, और कैसे स्थितियां हैं वो समझ चुके हैं। इस चीजों को आम जनता से बेहतर समझते हैं। तो इतने बड़े नेता का ये कहना कि देश में तो इमरजेंसी आ सकती है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान बन जाएगा? क्योंकि एक और जहां सरकार अपील कर रही है कि आप सहयोग कीजिए, सहयोग नहीं कीजिए तो शांत रहिए, लेकिन उस तरीके से इस सिचुएशन में पैनिक क्रिएट क्यों किया जा रहा है? करणवीर जी। तुलसी जी, जब देश के अंदर राजनीतिक रूप से अत्याचार हो रहा हो, जब देश के अंदर लोगों पर आर्थिक रूप से अत्याचार हो रहा हो, सामाजिक रूप से देश के को बांटने का और तोड़ने का काम किया जा रहा हो, तो फिर ये इमरजेंसी लगाने जैसी बात है। आप आप भी वही देखिए बोल रहे हैं। देखिए लोकतंत्र इमरजेंसी के, क्या सुन थी तो आप लीजिए, समझ रहे हैं ना करणवीर सुन तो जी? लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, लोकतंत्र के अंदर ये इमरजेंसी का पैटर्न ही बता रहा हूँ। संसद के अंदर 2023 के शीत सत्र में 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। विपक्ष विहीन संसद में 3 क्रिमिनल लॉ पास करा लिए जाते हैं। ये लोकतंत्र बहुमत का दुरुपयोग है या नहीं है? एजेंसियां 2014 से लेकर 2024 के बीच में ईडी ने 95% केस विपक्षियों पर दर्ज किए, और उस वॉशिंग मशीन के द्वारा, जिनको ये बीजेपी कहते हैं, उसके द्वारा इन्होंने अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया। बीजेपी में जो गया वो पाक साहब हो गया, चाहे वो हेमंत बिस्वा देखिए हो, चाहे अगर वो उस पे अजीत हम पवार जिक्र जो करेंगे दुनिया में कौन नहीं गया रहे, कौन आया चाहे तो तमाम चर्चा तरह के लंबी हो नेता जाएगी। करणवीर जी जो सवाल पूछा, जो आपने सुना उस पे मैडम सुन लीजिए, जब आपने मौका बोलने के लिए इमरजेंसी कैसे लगा रहे हैं वो बता रहा हूँ। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को हटाकर पीएम की समिति बना दी। अब चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। मीडिया के अंदर भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर आ गया है। बीसीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी है। म्यूजिकल पर छापे मारे जा रहे हैं। रवीश कुमार, प्रसून जोशी जैसे मीडिया के पत्रकारों को बैन किया जा रहा है। उनके पीछे सरकार पड़ी है। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? एमपी में सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र में, सवाल एमपी में, सिंपल सा था कर्नाटक करणवीर जी में, कि राहुल जी का ये बयान देना, मणिपुर में, ये तमाम तरह की जगह है। अब आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर भी पूरे विपक्ष को तोड़ लिया इन्होंने कि विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए बंगाल में। ऐसे ही देश में करना चाहते हैं। इसमें और मैं बीजेपी की इनको क्या दोबारा भूमिका है? बता वो रहा हूं, उनकी राहुल लोकतंत्र है, वो गांधी जहां को- जाना चाहे, हर राहुल कोई गांधी- आजाद सुन है। तो मैडम, हर मैडम एलओपी को ये हताश बोले। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिसने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल चलकर जनता के दर्द को सुना है। हताश व्यक्ति पद यात्राएं नहीं करता है। हताश व्यक्ति तो वो है जो 10 साल 12 साल पीएम रहने के ठीक है, बाद वो में हताश नहीं, लेकिन आम जनता को पत्रकार क्यों के हताश साथ कर रहे हैं प्रेस करणवीर कॉन्फ्रेंस जी? नहीं की है। पत्रकार को यही बताया है कि आम चूस कर खाना है या काट कर खाना है। पत्रकार को यह नहीं बताया कि गरीब आदमी गरीब कैसे है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ रहे हैं, रुपया कैसे गिर रहा है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है, सोना कितना आरबीआई बेच चुकी है, ये नहीं बताया है। आम जनता को तो केवल यही बताया है प्रधानमंत्री ने कि आम काट कर खाना है या चूस कर खाना है। आम आदमी को यह नहीं बताया है कि देश के हालात क्या है। चाहे मणिपुर की बात कर लीजिए, 8 महीने तक जला था मणिपुर। अगर पीएम के अंदर वो होती, जनता के प्रति संवेदनशीलता होती, तो वो जाते मणिपुर और देखते। मणिपुर का ही तो पार्ट था।
अमेरिका घूम आए। वो एक बार भगवत मान जी कहते हैं ना, ऐसे ऐसे देश घूम रहे, यगोस्लाविया, टिकोस्लाविया, फलाना ढिमका, जिनके नाम नहीं पता है। और देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, वो हमसे अलग होने की स्थिति में है। वहां पर क्या हालात है, किस तरह के हालात उपजे हुए, उनके ऊपर पीएम जाकर वहां सांत्वना नहीं दे सकते, मणिपुर के सीएम के साथ बैठकर वार्ता नहीं कर सकते, उन लोगों को पुचकार नहीं सकते, उनके बीच वार्ता नहीं कर सकते। और जो हाल देश की जनता ने इनको 240 सीटों पर लाकर किया है, इनको ये सबक है। अभी भी मान जाइए, अयोध्या भी हार चुके हैं आप, राम के घर भी नहीं जीत पाए हैं आप। ये जनता का मैंडेट है, नफरत बंद कीजिए और जनता को संभालिए, नौटंकियां बंद कीजिए। ठीक है, देखिए आपने मणिपुर का जिक्र किया, एक छोटा सा मैं जवाब दे दूंगी उस पर कि मणिपुर की स्थिति को संभालना ज्यादा जरूरी है, ना कि प्रधानमंत्री का दौरा। अगर सरकार की नजर वहां पर है, अगर सरकार वहां की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, उसको संभाल रही है, तो सरकार। कितने लोग मर चुके हैं मैडम वहां पे, कितना नरसंहार हो चुका, महिलाओं के साथ किस तरह की उसको देखिए, जो चीजें सामने आई है उस पर संज्ञान लिया गया है। करणवीर जी, बीजेपी प्रवक्ता से किसान को 750 किसानों को इन्होंने शहीद कर दिया। कोविड का कुप्रबंधन हमने देख लिया, नोटबंदी के अंदर 100 से ज्यादा लोग मर चुके, जीडीपी गिर गई, क्या देखना बाकी रह गया है? सारे हालात देश के बद से बदतर इन्होंने लोगों ने कर दिया। राहुल गांधी जी तो और बता रहे हैं कि और इसको धराशातल में ले जाना चाह रहे हैं। अब तो देश के आम आवाम से अपील है कि वो प्रधानमंत्री को जगाए, उनको उनका राजधर्म याद दिलाए। ठीक है, जवाब दीजिए वीरेंद्र शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। काफी बड़े आरोप लगाए हैं। नहीं तुलसी जी, ये अभी भी उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते हैं। इन्होंने जो जो बातें कही, भारत का प्रत्येक नागरिक हर चुनाव में कांग्रेस को उसका एक ऐसा तमाचा मारता है, उसको लोकतांत्रिक तमाचा मारता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं। इन्होंने कहा महंगाई और भारत की विकास दर, मेरे मित्र 6.5 से 6.9% की विकास दर है। आपके समय की विकास दर याद कर लीजिए। भारत विभाजन के दंश से लेकर भारत में इमरजेंसी लगाने तक का दंश आपने दिया। लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रहार था। फिर मैं बीच में नहीं बोला हूँ। आपकी ही देनता मेरे मित्र, आपकी देनता। आप अपनी उन हत्याओं को भूल जाते हैं जो बार बार आपने भारत के लोकतंत्र के साथ की। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा तुलसी जी, आज भारत में जनरेशन में 12.9% की वृद्धि हुई। जो बार बार आर्थिक उस विषयों की बात कर रहा था, उन्हीं को बताना चाह रहा हूँ। आज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो PMI 58.8% से आगे बढ़ रहा है, और अप्रैल और मई की जो खुदरा महंगाई दर वो केवल 3.48% रही है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है बड़ी बड़ी। मेरे मित्र थोड़ा सा याद कर लीजिए, उस जमाने को याद कर लीजिए जब महंगाई दर 12% थी। याद कर लीजिए, औसत महंगाई दर 2004 से 2014 तक 8% थी। किस हिसाब से बोल देते हैं? आप लोगों को थोड़ा बोलने में भी शर्म नहीं आती कि महंगाई दर किसे कहते हैं? अपना इतिहास देख लीजिए। महंगाई दर उसे कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रिजर्व बैंक को बिल्कुल क्लियर बोल दिया जाता है कि 5% से ऊपर की महंगाई दर नहीं रहनी चाहिए। पूरे 10 साल में 4.5% से आज तक महंगाई दर नहीं हुई। और देखिए आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, अगर उसके ऊपर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता इस प्रकार की डीप फेक न्यूज फैलाएगा कि RBI ने सोना बेच दिया, पूरा स्पष्टीकरण आ चुका है। हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उनका, हमारे जो रिजर्व बैंक है उसका, और हमारी जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री है उनका, सभी को और वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण आ चुका कि ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की डीप फेक न्यूज आपके चैनल के माध्यम से फैलाई जाएगी तो मैं समझता हूं कांग्रेस इसी की लायक है कि कांग्रेस को 99 में हार नहीं, हर इलेक्शन में हार उसे स्वीकारनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस का कार्य केवल इतना है, राष्ट्रीय हित की बात कभी नहीं करते। जब संसद की बात आती है संसद से भग जाते हैं। और मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भैया भारतीय न्याय संहिता बढ़ाई है, नहीं सुनिए, वीरेंद्र जी, राष्ट्रीय हित और भाजपा हित को अलग अलग रखिए। आप अलग अलग रखिए, आप भाजपा हित को राष्ट्रीय हित मत बनाइए। लोकसभा ने राजस्थान के एक प्रतिनिधि ने एक रिकॉर्ड बनाया आजादी से लेकर अब तक का विधायी कार्य होने का। ओम बिरला जी ने सबसे ज्यादा अगर विधायी कार्य, सबसे ज्यादा अगर विधेयक किसी में पारित हुए तो 16वीं विधायिका में पारित हुए, लोकसभा की 16वें सत्र में पारित हुए। तो अपने गालों पे जो तमाचा मारा है ना हमने आपके, चाहे वो विकास के कार्य से हो, चाहे कार्यपालिका से हो, चाहे विधायिका से हो, हर एक मामले में अव्वल अगर कोई रही है भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने में तो नरेंद्र मोदी सरकार में रही है। बेरोजगारी में अव्वल रही है, आपकी तरह नहीं, महंगाई राजनीति करने में अव्वल रही है, किसानों पे राजनीति करने में अव्वल रही है। सिलेंडर को कम करके केवल 6 कर दिया कि 6 सिलेंडर ले सकते हैं। भैया ऐसी स्थिति तो नहीं की ना। और आपके समय सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए हो गई थी मेरे मित्र, याद कीजिए, तब तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी।
और जिस रसिया की बात करते हैं 40% क्रूड ऑयल अभी भी हम रसिया से खरीद रहे हैं। अपना जो डाटा है ना उसे सही कर लीजिए आप, अपना डाटा सही कर लीजिए। महंगा क्यों बेच रही है? स्थिति है वही मैं बता रहा हूँ ना, आपके जैसी महंगाई कभी नहीं बनी। कितना खरीद रहे हैं मार्च में? पहले अपना इतिहास देखिए, अपने गिरेबान में वहीं तक कितना खरीदा आपने? क्या कर रहे हैं आप? जब आपको याद नहीं आई, जब सिखों का अब आपको हत्या याद नहीं आई, देश में इमरजेंसी लगाते समय आपको याद नहीं आया, भारत को विभाजन कर दिया, लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं कर दी, तब आपको याद नहीं आया? तो कभी नरसंहार याद नहीं आते थे उनके लिए? मोदी 40 साल बंद कीजिए और रुपए पे बात कीजिए, डॉलर की पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, दाल पे बात कीजिए, चीनी पे बात कीजिए, पेट्रोल डीजल पे बात कीजिए, रसोई पे बात कीजिए। 6.9% से 6.9% 2% गिरावट आई है आपको, आप मानेंगे थोड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप इस राष्ट्रीय चैनल पे डीप फैक्ट फैलाने का कार्य इस प्रकार के करेंगे तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सोना बेच दिया, इन्होंने कहा सोना बेच दिया, आरबीआई कह चुका है कोई सोना नहीं बेचा, हमारा वित्त मंत्रालय कह रहा है कोई सोना नहीं। आपने कैसे कह दिया सोना बेच दिया? आप पहले माफी मांगी। सुन तो लीजिए अगर आप ये चैनल से दोबारा किसी भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए माफी मंगवाएंगे? अमेरिका ने, सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए, ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए, कोई माफी नहीं मांगेगा। सीना ठोक के पूछेंगे, धर्म है हमारा, सीना ठोक के पूछेंगे कि हिंदुस्तान के हालात कैसे बिगड़े, सीना ठोक के पूछेंगे कि अमेरिका पंचायती करने वाला कौन होता है, सीज़फायर की घोषणा करने वाला अमेरिका कौन होता है, सीना ठोक के पूछेंगे आपसे। चैनल के ऊपर डिबेट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि मैं इसको जानना जरूर चाहूंगा। सवाल बाद में कीजिएगा, पहले आपका राष्ट्रीय चैनल है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वीरेंद्र शर्मा जी, किस बात के लिए माफी मांगेंगे आप? वीरेंद्र जी आप बात सुनिए मेरी, उस बात के लिए देश में माफी कौन मांगेगा? अरे वीरेंद्र बात सुनिए मेरी, चर्चा हो जाती है क्या? अमेरिका कर रहा है, उसके लिए देश में माफी कौन मांगेगा? बात सुनिए, ठीक है ठीक है वीरेंद्र जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप दोनों को मुझे म्यूट कराना हो जाएगा, नहीं तो कोई देखिए जनता सब समझ रही है। किसने दे दिया था? बात सुनिए वीरेंद्र जी, ठीक है बात सुनिए मेरी, तब तो मैं बोलूंगा ना। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कोई माफी नहीं मांगेगा, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा, छाती ठोक के सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। देखिए बात सुनिए मेरी बात, आप दोनों आपस में एक दूसरे की गलतियां गिना रहे हैं। सही पूछा है, सही पूछा है, झूठ फैलाने का लाइसेंस सही पूछा है सवाल। मैं तो पूछ रहा हूँ, अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच पंचायती करने वाला कौन होता है? रूस से तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? माफी मांगिए देश का, तुलसी जी आप माफी देश मांग रहे का हैं, करोड़ों रुपए का सोना किसको लुटा दिया गया, क्यों बेच दिया गया? चैनल पे डिबेट में नहीं आएगा। बोलिए तुलसी जी, कुछ बोल सकते हैं आप? मैं बोल रही हूँ, आप सुनेंगे तब मैं बोलूंगी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तब मैं बोलूंगी। बोलेंगे ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, ये आप दोनों की चर्चा थी, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था, आप दोनों की चर्चा थी। तुलसी जी माफी नहीं मांगेगा, बराबर सवाल पूछेगा विपक्ष। पार्टी का प्रवक्ता माफी मांगेगा, बताइए आप। बात सुनिए मेरी, आप अपनी चर्चा कर लेते हैं, आप अपनी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार की झूठी न्यूज चलाने के बताइए, आप बताइए, आप सदन में नहीं आते हैं। देखिए चर्चा खत्म होने वाली थी, लेकिन कर्णवीर जी सुनिए मेरी बात, कर्णवीर जी बात सुनिए मेरी बात सुनिए वीरेंद्र जी, बात सुन रहे हैं आप? सदन में नहीं आता है, आप डिबेट नहीं बताइए। मैं बोल, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप देखिए सुनिए मेरी बात, अपनी ईगो को आप लोग बीच में क्यों ला रहे हैं? मुझे सिंपल सी बात कहनी है, मुझे सिंपल सी कह रहा हूँ, अगर आज आपने माफी नहीं मांगी, आप धमकी क्यों दे रहे हैं सर? आप धमकी क्यों दे रहे हैं सर? आप धमकी क्यों दे रहे हैं सर? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? करना चाहते हैं, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? प्यार सिंपल सवाल पूछा गया था आपसे, आप दोनों शांत होइए। सवाल पूछेगा नहीं, आप दोनों शांत होइए, दीजिए, आप अपने वित्त मंत्री, आप दोनों शांत होइए। ईश भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों लोगों को सुना, देखिए किस तरीके से एक सवाल का जवाब देने में इन दोनों लोग अपने अपने ईगो को बीच में ला रहे हैं। जब भी बात होती है कांग्रेस की पार्टी, राहुल गांधी बिना किसी आधार के देश में इमरजेंसी की बात कर देते हैं,
कि ये कितना सही है। मीडिया भारद्वाज जी को नहीं धमका सकते हैं वीरेंद्र सिंह जी। पीसीआर से बोल के मैं आप दोनों मीडिया की को ऑडियो नहीं म्यूट धमका सकते हैं। कराऊंगी मैं। अगर इस तरीके से चर्चा होगी आम जनता के पास क्या रिजल्ट जाएगा? ईश भारद्वाज जी आप बोलिए। ले जाना है और मतलब जब जवाब में नहीं रोक के इस भारद्वाज जी जब जवाब नहीं होते तो पता कैसे किए जाते हैं? मैंने झूठ बोला, माफी मांगे, क्यों नहीं माफी मांगते? माफी मांगने शर्म आती आखिर है। ठोक के कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे तो सवाल पूछते रहेंगे। किसी प्रकार राहुल वीरेंद्र शर्मा जी रणवीर जी को आप म्यूट करिए पीसीआर। ईश भारद्वाज जी अब जवाब दीजिए। ईश भारद्वाज जी अब जवाब दीजिए। चुनौतियां आ रही है ना, हमको सबको मिलके उनका मुकाबला करना बिल्कुल यही कब से बोला जा रहा है। अगर इस प्रकार झूठ बोल के मुकाबला करेंगे, वीरेंद्र शर्मा जी छाती ठोक के सवाल पूछेंगे, आपको डिबेट में नहीं आना है, आपकी मर्जी है। और देश का और बता दो अगर जवाब नहीं देना चाहता है वो उसकी मर्जी है। झूठ बोलते हो ना इस पीरियड में। अच्छा क्या आपको लग रहा है सार्थक चर्चा हो रही है? वीरेंद्र जी ये चर्चा सार्थक हो रही है? वीरेंद्र जी ये चर्चा सार्थक हो रही है? वीरेंद्र जी ये चर्चा सार्थक हो रही है? आप आपस में लड़ते रहते हैं, कोई बात सामने जा नहीं पाती है। सुन तो लीजिए, जब आपने सुन तो लीजिए इस भारद्वाज जी, जब आपने राम मंदिर का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे दिया था, जब आपने सुन तो लीजिए, मैं उसी समय आपकी मनोदशा समझ गया था। तो आपने ये आपके वर्डिंग है, इसका प्लेबैक देख लेना, किसने दिया किसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो अब समय बचा नहीं है मेरे पास। मैं आप सब से एक फाइनल कमेंट लेकर के इस डिबेट को खत्म करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है वो टाइम है नहीं मेरे पास। और जनता ने क्या देखा क्या सुना वो आप भली भांति मेरे से ज्यादा समझ रहे होंगे। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका, कर्णवीर जी आपका, ईश भारद्वाज जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डिबेट सुनी आपने, चर्चा सुनी आपने, इस बात की चर्चा देखिए किस तरीके से आपस में लड़ते नजर आए हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि लोकतंत्र जैसे जहां जिस देश में लोकतंत्र लागू हो वहां पर इमरजेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, सोच समझ कर करना कितना जरूरी है, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस को सोचना होगा। फिलहाल मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।